दोस्तों ये स्टोरी का 52 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। हॉल के अंदर समर्थ बेसब्री से अपनी भाभी का इंतजार कर रहा था। तभी आराध्या और बाकी सब हॉल के अंदर एंटर हुए। जैसे ही उसने आराध्या को देखा वह जल्दी से उसके पास चला गया और कहा, भाभी समर्थ प्लीज तो यह मत कहना कि तुम यहाँ पर ध्रुव को देखने के लिए आए हो। आराध्या ने पूछा। समर्थ ने हंसते हुए कहा, यह इवेंट ग्लोबल एंटरटेनमेंट स्पॉन्सर्ड कर रहा है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि अचानक उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की परमिशन क्यों दी। आराध्या ने कहा, बिग ब्रदर ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। समर्थ ने कहा। आराध्या ने आह भरी और बेबसी से अपना सिर हिला दिया। पहले रॉकी, दूसरा लियो और अब समर्थ। मैंने पूरे हॉल को कवर कर दिया ताकि आप प्रेग्नेंट लेडी कहीं फिसले या गिरे नहीं। ओके, अब अंदर चलते हैं। मैंने आप सभी के लिए कंफर्टेबल सीट की भी अरेंजमेंट की है, समर्थ ने कहा। मैडम, एक फीमेल अटेंडेंस ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। भाभी, वह लूसी है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वह आपके लिए ले आएगी, समर्थ ने कहा। ठीक है, मैं समझ गई। तो क्या अब तुम प्लीज हमारे साथ एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह बिहेव करना बंद करोगे और हमें इवेंट एंजॉय करने दोगे? आराध्या ने कहा। समर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं वहीं पर बैठा हूँ, इसलिए अगर आपको मेरी जरूरत हो तो बस मुझे बुला लेना। इतना कहकर वह अपनी सीट से उठ गया। समर्थ के जाने के बाद आराध्या और बाकी लोग आपस में बात करने लगे। जब उन्होंने एक तीखी और तेज आवाज सुनी, अरे बेवकूफ, क्या तुम चलना नहीं जानते? आवाज की दिशा की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने भौहें चढ़ा ली। जब उसने एक लड़की को देखा जिसके बाल बहुत ही अजीब थे और उसने कुछ बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे, जो एक पागल लड़की की तरह एक छोटे से गोल मटोल बच्चे पर चिल्ला रही थी जो 3 साल से ज्यादा का नहीं था। अपने लाल सूजे हुए घुटनों को लगातार रगड़ते हुए उस छोटे लड़के की आंखों में आंसू छलक आए जो किसी भी टाइम उसके गाल से नीचे गिर सकते थे। छोटे लड़के को देखकर आराध्या का दिल पसीज गया। अपनी सीट से उठकर उस छोटे से लड़के को देखने वह जाने वाली थी कि कैजुअल पैंट और टी शर्ट पहने एक लेडी आगे बढ़ी और छोटे लड़के के घायल घुटने को देखने लगी। आराध्या को जब एहसास हुआ कि वह लड़की असल में कौन है तो उसने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आर यू ओके? उस लड़की ने पूछा। छोटे लड़के ने अपना सिर हिलाया और कहा, इट्स हर्टिंग। लड़की मुस्कुराई और बोली, आओ मैं तुम्हारे छोटे छोटे घुटनों पर थोड़ी बर्फ लगाती हूँ। क्या तुम उसकी माँ हो? मायरा चिल्लाई तो टीना ने भौहें चढ़ाकर कहा, चिल्लाना बंद करो, तुम इस छोटे बच्चे को डरा रही हो। मायरा ने दांत पीसते हुए कहा, इस बस्टर्ड ने मेरे जूते खराब कर दिए। टीना मुस्कुराई और बोली, क्या आप अपने डर्टी व्हाइट स्लीपर्स के बारे में बात कर रही हैं? वह वैसे भी इन्हें कुछ सफाई की जरूरत है, कम से कम अब आप उन्हें साफ करने के बारे में सोचेंगी। अपना मुंह बंद रखो, मायरा चिल्लाई। तुम अपनी सीट पर जाकर इस इनोसेंट सोल को परेशान करना बंद क्यों नहीं करती? टीना ने कहा। इनोसेंट सोल? क्या आप इस अनमैनर्ड मॉन्स्टर को इनोसेंट सोल कह रही हैं? मायरा चिल्लाई। उसके इन हर्टफुल शब्दों को सुनकर वह छोटा लड़का फूट फूट कर रोने लगा। आप एक छोटे बच्चे से ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? क्या आपके पास कुछ अधिक नहीं है? टीना चिल्लाई। बिना कुछ कहे मायरा ने उसे छोटे लड़के के हाथ से प्लास्टिक का खिलौना छीन लिया और उसके कई टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को उस छोटे लड़के की तरफ फेंकते हुए मायरा ने हंसते हुए कहा, अच्छा होगा कि अगर तुम अब अच्छे से समझ जाओ। किसी को अपने फेवरेट टॉय को अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय करते देखकर वह छोटा लड़का और जोर से रोने लगा। क्या आपके पास दिल नहीं है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आप नहीं जानती कि बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं? टीना चिल्लाई। मायरा मुड़ी और बोली, क्या यह सही नहीं है? यू गेट आउट ऑफ हेयर बिफोर आई सीरियसली किल यू। टीना चिल्लाई तो मायरा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? टीना ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और कुछ कहने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से कहा, वह नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो जरूर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। दूसरी ओर जब टीना ने आराध्या को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया।
और कुछ नहीं बोली। वह सच में आराध्या का सामना करने में बहुत शर्म महसूस कर रही थी। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वह उनकी ओर कैसे देख सकती थी। मिसेस सिंघानिया, टीना ने धीरे से कहा। आराध्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर उस छोटे लड़के का हाथ पकड़कर आराध्या ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बड़े लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ पर हुआ क्या था? आराध्या ने पूछा। तभी एक लेडी ने आगे बढ़कर कहा, वह लड़का अपना टॉय और वाटर बोतल खेल लेकर घूम रहा था और दूसरी तरफ यह अजीब लड़की अपने फोन में बात करते हुए इधर उधर घूम रही थी। फिर जब वह दोनों एक दूसरे से टकरा गए तो उस बोतल का जो पानी है उसके ऊपर गिर गया और उसके बाद उस लड़के ने उस बच्चे का खिलौना तोड़ दिया। यह सब सुनकर वह छोटा लड़का और भी जोर से रोने लगा और आराध्या के पैरों को गले लगा लिया। उसकी पीठ थपथपाते हुए आराध्या ने, मैं इस आंटी को आपका खिलौना तोड़ने के लिए पनिशमेंट दूंगी। ओके। फिर रॉकी की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने कहा, रॉकी, समर्थ को यहाँ पर बुलाओ। रॉकी ने सिर हिलाया और चला गया। व्हाट डू यू मीन बाय पनिशमेंट? तुम मुझे पनिशमेंट देने वाली कौन होती हो? मायरा चिल्लाई। आंटी। आराध्या की ओर दौड़ते हुए अक्षित चिल्लाया। अक्षित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आराध्या ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा। कोई मुझे यहाँ ले आए हैं, मैं भी ध्रुव को देखना चाहता हूँ, अक्षित ने कहा। अक्षित दूसरे छोटे लड़के की ओर इशारा करते हुए अक्षित ने पूछा, वह कौन है? अक्षित, तुम उसे कहीं और क्यों नहीं ले जाते? आराध्या ने कहा। अक्षित ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने उस छोटे लड़के का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम भी यहाँ पर ध्रुव से मिलने आए हो? उसके साथ बाहर जाते हुए अक्षित ने पूछा। तभी समर्थ वहां पर आ गया। पूछा, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ करो। थोड़ी देर रुककर आराध्या ने मायरा की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे अभी बाहर निकालो। एक पल भी रुके बिना समर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, जैसा आप कहती हैं। इतना कहकर उसने गार्ड को इशारा किया। मायरा दांत पीसते हुए चिल्लाई, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास टिकट है और तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। बिना कुछ कहे आराध्या वापस वैशाली और बाकी सबकी तरफ चली गई। लड़की, क्या तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने अभी क्या किया? मायरा गुस्से में चिल्लाई। अंबिका ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी पावर का यूज करके किसी को हॉल से बाहर निकाल दिया। दिस इज ऑसम, ऋचा ने कहा। कियारा जो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी, जब उसने सब कुछ देखा तो वह मुस्कुरा दी। उसे ना चाहते हुए भी यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि आराध्या सच में बहुत खूबसूरत थी। कियारा की नजर आराध्या के बड़े बेबी बम्ब को देखने से नहीं चूकी। इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बाहर जाने से पहले कियारा कुछ बड़बड़ाई। हॉल के बाहर दूसरी ओर मायरा चिल्ला रही थी और हॉल के बाहर नखरे कर रही थी। कियारा जब अपनी बेवकूफ बेस्ट फ्रेंड को ऐसा करते हुए देखती है तो वह हंस पड़ती है। कियारा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मायरा ने कहा, आई रियली नीड। चलो चलते हैं, कियारा ने मायरा के साथ वॉशरूम की ओर जाते हुए कहा। वॉशरूम के अंदर कियारा ने अपने बैग से कुछ निकाला। व्हाइट पाउडर निकाल कर एक छोटी सी सिल्वर फाइल निकाली और उसे रोल किया। पाउडर को कई हिस्सों में बांटने के बाद कियारा ने अपने सिल्वर फाइल रोल मायरा को देते हुए कहा, जाओ। सब कुछ छिड़कने के बाद मायरा दीवार से टिक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर इंतजार करने के बाद कियारा आकर मायरा की ओर फुसफुसाई, उसने तुम्हें कचरे के थैले की तरह बाहर फेंक कर तुम्हारी इंसल्ट की। क्या तुम रिवेंज नहीं लेना चाहती? जब मायरा ने धीरे से सिर हिलाया तो कियारा ने कहा, डन बेबी। मायरा ने सिर हिलाया और बाथरूम से बाहर निकल गई। मायरा के जाने के बाद कियारा ने सिल्वर फाइल उठाई और हंसते हुए बोली, बेवकूफ। जब इवेंट खत्म हुआ तब बाहर भारी बारिश शुरू हो गई थी। एग्जिट डोर की तरफ जाते हुए वैशाली ने कहा, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ध्रुव के बायसेप को छुआ है, मैंने उसकी पिंकी को छुआ, ऋचा ने कहा। भैया। दूसरी ओर आराध्या के माथे पर पसीने की बूंदें देखकर अंबिका की भौहें तन गई और उसने पूछा, आराध्या तुम्हें क्या हुआ? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? अंबिका ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। इतने में समर्थ वहां पर आया और कहा, भाभी आप अच्युत को अपने साथ घर लेकर जाओ, मुझे यहाँ कुछ देर रुकना है। जब समर्थ बाहर से चला गया तो आराध्या ने अच्युत से पूछा, तुम्हारे साथ वह छोटा लड़का कौन था? वह कहाँ है? अच्युत ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह वॉशरूम गया था लेकिन वापस नहीं आया। बाहर रॉकी की भौहें तन गई जब उसके एक गार्ड ने उसे बताया, किसी ने उसकी कार के सभी टायर पंचर कर दिए हैं, बी केयरफुल। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता
कई गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज पड़ी। यह देखकर सभी गार्ड ने उन चारों को घेर लिया। यह सब क्या हो रहा है? आराध्या ने पूछा। तभी लियो आगे आया और बोला, किसी गैंग ने यहाँ पर अटैक किया है। उन सभी के पास हथियार है, जल्दी से उन्हें घर ले जाओ। इतना कहकर उसने अपनी जेब से अपनी बंदूक बाहर निकाली, लेकिन हमारी कार ड्राइवर को अपनी चाबियां देते हुए लियो ने कहा, यह लो और उन्हें घर भेज दो। ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया और तेजी से लियो की कार में बैठ गया। जैसे ही और सब बाकी कार के अंदर बैठने वाले थे, अक्षित ने आराध्या का हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए भागा। हे अक्षित, स्टॉप! आराध्या चिल्लाई। तभी एक गार्ड फर्श पर गिर पड़ा जब किसी ने उसे गोली मार दी। इक्वली एवरी टन टेक यू पोजीशन, रॉकी चिल्लाया। आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने देखा कि ब्लैक सूट पहने हुए कुछ आदमी अपने हाथों में बंदूक पकड़े अक्षित और उस लड़के की तरफ जा रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे आराध्या चिल्लाई, नहीं रुको! इतना कहकर वह उनकी तरफ दौड़ गई। लेडी बॉस न्यू, रॉकी आराध्या की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया। वह आदमी जो दो छोटे लड़कों की ओर अपनी बंदूक पॉइंट करके खड़ा था, उसने जब आराध्या को उनकी ओर दौड़ते देखा तो ट्रिगर दबा दिया। आराध्या हैरान हो गई जब उसे एहसास हुआ किसी ने उसे बचाने के लिए रॉकी की ओर हल्के से धक्का दिया। मैडम, टीना की ओर दौड़ते हुए उसका बॉडीगार्ड चिल्लाया, जो अब खून से लथपथ थी। गोली टीना के दाहिने हाथ में लगी थी। एक गार्ड ने जल्दी से दोनों बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें कार की ओर ले गया। वैशाली और अंबिका, जिन्होंने सब कुछ देख लिया था, बाहर निकलना चाहती थी और आराध्या की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन गार्ड ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया क्योंकि इससे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। अपनी बाह पकड़कर टीना पास की एक कार के पास झुक गई और दर्द से कराह उठी। उन आदमियों को किसी तरह मारते हुए रॉकी ने कहा, लेडी बॉस, हमें जाना होगा। लेकिन आराध्या ने कहा, प्लीज लेडी बॉस, हम यहाँ नहीं रह सकते, यह खतरनाक है। रॉकी ने कहा, हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। आराध्या ने रोकना चाहा। उसकी बात काटते हुए रॉकी ने कहा, मिस टीना के साथ उनके गार्ड हैं, उनकी हेल्प करेंगे। प्लीज आप मेरी बात मानिए और सिचुएशन को समझिए। आराध्या बेमन से सहमत हो गई और उसने आधे मन से कार के अंदर बैठ गई। आराध्या की कार वहां से चले जाने के बाद टीना की ओर दौड़ते हुए रॉकी ने कहा, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। टीना ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, आपको जाकर अपनी लेडी बॉस को फॉलो करना चाहिए। रॉकी, तुम आराध्या और बाकी लोगों के साथ जाओ, मैं यहाँ सभी चीजों का ध्यान रखूंगा, लियो ने कहा। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर अपनी कार के अंदर बैठ गया। रॉकी के जाने के बाद लियो ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? एक सुपर वुमेन? इतना कहकर उसने उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन टीना ने उसके हाथ झटक दिए और अपनी कार की ओर चलने लगी। बॉस, या मुझे हॉस्पिटल ले चलो, टीना ने कहा और कार के अंदर बैठ गई। सिंघानिया पैलेस। रॉकी ने रुद्र को जब सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया तो वह जल्दी से घर वापस चला गया। जब रुद्र अपने बेडरूम के अंदर आया तो उसने रूम में इतना अंधेरा देखा कि उसकी भौहें तन गई। लाइट ऑन करने के बाद रुद्र की भौहें गहरी हो गई जब उसने आराध्या को बिस्तर पर सोते हुए नहीं देखा। इधर उधर देखने पर रुद्र ने राहत की सांस ली जब उसने आराध्या को सोफे पर सोता देखा। उसकी ओर दौड़ते हुए रुद्र उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। किसी की प्रेजेंट महसूस करते हुए आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जब उसने रुद्र को अपने सामने देखा तो वह जल्दी से उठी और उसे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वापस घर आने के बाद आराध्या बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और गिल्टी फील कर रही थी। उसकी लापरवाही की वजह से ही किसी को चोट लग गई थी। वह रुद्र के पास जाना चाहती थी लेकिन वह वहां पर नहीं था। वह दिल खोल कर रोना चाहती थी क्योंकि उसे पता था जब रुद्र उसके साथ है तो और कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसकी पीठ थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके सूट को पकड़ते हुए आराध्या ने कहा, उसे गोली लग गई, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, उसे कुछ नहीं होगा। रुद्र ने कहा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आराध्या ने कहा। रुद्र ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। हॉस्पिटल? नहीं पापा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, टीना ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ फोन से उसके पापा ने कुछ कहना चाहा, यह इतना सीरियस नहीं है, ठीक है, और मेरे यहाँ डॉक्टर और नर्स मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं ठीक हूँ, टीना ने कहा।
तभी रुद्र और आराध्या वहां पर आ गए। जब टीना ने उन्हें देखा तो उनकी तरफ देखकर वह हल्के से मुस्कुरा दी और कहा, पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। टीना के पास बैठकर आराध्या ने पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अरे या कोई सीरियस मैटर नहीं है, मैं कुछ टाइम के लिए अपने राइट हैंड को यूज नहीं कर सकती, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टीना ने कहा, तुमने वहाँ क्या किया? आराध्या ने कहा। उसकी बात काटते हुए टीना ने कहा, आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैंने वही किया जो उस टाइम मुझे सही लगा, मेरी वाइफ और बेबी को बचाने के लिए थैंक यू। रुद्र ने कहा। टीना ने हंसते हुए कहा, अगर आप मुझे सच में थैंक यू कहना चाहते हो तो आप अपने भाई से कहिए कि वह मेरा डबल इन्वेस्टमेंट वापस कर दे जो उसने मुझे ट्रिक करके लिया था, समझो हो गया। रुद्र ने कहा। टीना मुस्कुराई और बोली, अब आपको घर जाना चाहिए, इस हालत में इतनी देर बाहर रहना आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। एक बार फिर थैंक यू, रुद्र ने कहा और फिर वहां से बाहर निकल गया। मैं उसका हॉस्पिटल बिल पे करके आता हूँ, तब तक तुम यहाँ गेट पर रहो, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और पास की सीट की ओर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम उठाए उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह लड़खड़ा गई। लेकिन इससे पहले कि वह गिर जाती, रुद्र तेजी से उसकी ओर दौड़ा और उसे पकड़ लिया। और जब रुद्र ने उसका चेहरा देखा तो वह घबरा गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब आराध्या ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में लिया और इमरजेंसी रूम की ओर भागा। वहीं दूसरी तरफ तो तुम चाहते हो कि मैं उनको किडनैप कर लूं? विशाल ने पूछा। बलराज ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, दोनों को। और तुम्हें क्या लगता है कि दो प्रेग्नेंट लेडी को उनके प्रोटेक्टिव हस्बैंड के सामने किडनैप करना आसान है? विशाल ने पूछा। बलराज के होठों के किनारे मुड़ गए और उसने कहा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप करो तो लगता है कि यह इतना आसान है, तो तुम खुद ऐसा क्यों नहीं करते? विशाल ने पूछा। ना तो मैं खुले में बाहर जा सकता हूँ, ना ही मेरे पास ऐसा करने की पावर है, अभी इस टाइम पर तुम ही ऐसे इंसान हो जो ऐसा कर सकते हो, बलराज ने कहा। तो फिर मुझे क्या करना है? विशाल ने पूछा। हॉस्पिटल, उसका बीपी बहुत लो है और यह बेबी के लिए भी अच्छा नहीं, और हो सकता है कि वह बहुत स्ट्रेस में थी, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने बताया। अपनी वाइफ को घूरते हुए रुद्र, जो अभी हॉस्पिटल बेड पर बैठा था, उसने आह भरी। उनके होश में आने के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा। उसकी ओर बढ़ते हुए रुद्र उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ के पिछले हिस्से को हल्के से चूमते हुए रुद्र ने उसके हाथ को अपने अंगूठे से सहलाया और आराध्या के जागने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ, हाँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस मुझे सबको तैयार करने के लिए कुछ दिन चाहिए। बलराज की प्लानिंग सुनने के बाद विशाल इतना कहकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बलराज सोफे की तरफ झुक गया और पूरा वाइन एक बार में पी गया। तभी एक सबऑर्डिनेट वहां पर आया और कहा, बॉस, कोई स्टीफन बेक आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही बलराज ने अपनी भौहें चढ़ा ली। कितने साल हो गए जब उसने आखिरी बार बेक फैमिली के बारे में कुछ सुना था। बलराज और चार्ल्स बेक के फादर दोनों कजन ब्रदर थे। हालांकि चार्ल्स बेक के अंडरवर्ल्ड छोड़ने के बाद उन्होंने फैमिली का रिश्ता पूरी तरह से तोड़ लिया था। कई बार जब बलराज बड़ी मुसीबत में था तो उसने अपने चचेरे भाई चार्ल्स बेक से कांटेक्ट किया था, जिसने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। और अब कई सालों के बाद जब उनका सबसे प्यारा और भरोसेमंद बेटा अचानक बलराज से मिलने आया तो बलराज को यह काफी हैरानी भरा लगा और अजीब भी। उसे अंदर भेजो, बलराज ने कहा। हॉस्पिटल, जब आराध्या को होश आया तो उसने देखा रुद्र उसका हाथ पकड़कर सो रहा था। उसके कंधे को थोड़ा हिलाते हुए आराध्या ने उसे जगाया और कहा, मेरे बगल में सो जाओ। तो अपने जूते उतारकर रुद्र उसके हाथ के पास सो गया और उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा दिया। तुमने मुझे डरा दिया, रुद्र ने कहा। सॉरी, आराध्या ने कहा। उसके सीने से सेट कर रुद्र ने कहा, मैं आज से तुम्हें मेरे बिना कहीं जाने नहीं दूंगा, ठीक है? आराध्या ने उसके सर पर किस करते हुए कहा। अपना सिर ऊपर उठाते हुए रुद्र ने कहा, चलो घर चलते हैं। उसे कसकर पकड़ते हुए आराध्या ने कहा, नहीं। कुछ देर ऐसे ही रुकते हुए वहीं दूसरी तरफ, तो तुम क्या चाहते हो? बलराज ने पूछा। स्टीफन बेक हंसने लगा और कहा, मैं कम से कम यह एक्सेप्ट कर रहा था कि आप मुझसे पूछेंगी कि कैसे हो, बट इट्स ओके, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा दर्द देते हैं। क्या तुम्हारे फादर जानते हैं कि तुम यहाँ हो? बलराज ने पूछा।
स्टीफन ने हंसते हुए कहा, उन्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो स्टीफन? बलराज ने पूछा। मैं फिर से एक अंडरवर्ल्ड में शामिल होना चाहता हूँ, स्टीफन ने कहा। बलराज ने अपनी भौं उठाई और कहा, अंडरवर्ल्ड? मुझे लगा कि बेक फैमिली को इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेक फैमिली को नहीं है, लेकिन मुझे इसमें है। 100% इंटरेस्ट है, स्टीफन ने कहा। ओके, क्योंकि तुम्हारा अभी भी अमेरिका में कुछ पकड़ है। बलराज की बात बीच में काटते हुए स्टीफन ने कहा, मैं यहाँ एक अंडरवर्ल्ड प्लान स्टेब्लिश करना चाहता हूँ यहाँ पर। लेकिन क्योंकि बलराज को यह अजीब लगा, इसलिए उसने पूछा, एक टाइम में बेक का अंडरवर्ल्ड प्लान अमेरिका में बेक गैंग के बराबर हुआ करता था, लेकिन जब चार्ल्स बेक ने सब कुछ बंद करने का फैसला किया तो ब्लैक गैंग ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। लेकिन चार्ल्स बेक के अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जाने के बाद भी उसके कनेक्शन अमेरिका के अंडरवर्ल्ड से थे। इसलिए अगर वह फिर से अंडरवर्ल्ड में शामिल होना चाहता है तो वहां पर ही अपने कनेक्शन की मदद से अपना प्लान बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छोड़कर सालों पहले हमारा अंडरवर्ल्ड क्लास सबसे पहले मुंबई में स्टेब्लिश्ड हुआ था। 3 या 4 साल बाद पापा ने बेहतर कनेक्शन के लिए उसे अमेरिका में शिफ्ट कर दिया। स्टीफन ने हंसते हुए कहा, सिंघानिया अभी अंडरवर्ल्ड में है, इसीलिए राज कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ से चले गए तो तुम सिंघानिया प्लान को चुनौती देना चाहते हो? बलराज ने पूछा। शायद हाँ, शायद नहीं, स्टीफन ने कहा। बलराज के होठों पर किनारे मुड़ गए और उसने कहा, और मुझे लगता है कि तुम मेरी हेल्प लेने के लिए यहाँ आए हो, स्टीफन ने हंसते हुए कहा। हेल्प आपसे, जिसको खुद ही हेल्प की जरूरत है? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि आप किस हालत में हैं। तुम्हारे फादर ने यह सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से छोड़ दिया, तुम्हें पता है ना? बलराज ने कहा। कई साल पहले चार्ल्स बेके ने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया था, जब उसकी मिस्ट्रेस को उसके एक दुश्मन ने बेरहमी से मार डाला था। उस दिन के बाद चार्ल्स बेक ने उस क्रूर दुनिया से अपना मुंह फेर लिया और कभी भी वापस अंडरवर्ल्ड में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा। सोफे से उठते हुए स्टीफन ने कहा, मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर रहूंगा। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो आप मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना कहकर वह बाहर चला गया। सिंघानिया पैलेस। काफी देर आराम करने के बाद रुद्र आराध्या को घर ले आया। उसे कुछ हेल्दी सूप पिलाने के बाद रुद्र ने उसे पकड़ लिया और लेट गया। फिर कुछ देर बाद जब उसे एहसास हो गया कि आराध्या गहरी नींद में सो रही है तो वह बेड से नीचे उतर गया और स्टडी रूम की तरफ चला गया। बेडरूम के अंदर अपना फोन उठाकर रुद्र ने रजत को फोन किया और कहा, कौन सर? वह सब लोग कल मैडम और छोटा लड़का और मिस टीना को कुछ चोट पहुंचाने के लिए पैसे दिए थे, रजत ने कहा। कॉल कटने से पहले रुद्र ने कहा। तभी समर्थ स्टडी रूम के अंदर आया और कहा, भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या? रुद्र ने पूछा। यह उस छोटे लड़के सेम के बारे में है, समर्थ ने कहा। क्या हुआ है? क्या उसके पेरेंट्स उसके बारे में पूछ रहे थे? रुद्र ने कहा। समर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे। इतना कहकर उसने रुद्र की तरफ एक पेपर का छोटा सा पीस बढ़ा दिया। अंशिका को यह तब मिला जब वह उस लड़के को चेंज करा रही थी, समर्थ ने कहा। रुद्र ने उस नोट को पढ़कर अपनी बाहें चढ़ा ली और बहुत जल्दबाजी में जो लिखा गया था, नोट में कहा गया था, उसका ख्याल रखना। मैं नहीं चाहती कि वह भी अपने पापा की तरह अपनी जिंदगी को देख ना पाए, ठीक है? उसे तब तक मेंशन में रहने दो जब तक मैं सब कुछ हल नहीं कर लेता, रुद्र ने कहा। समर्थ ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। समर्थ के वहां से जाने के बाद रुद्र ने रजत को फोन किया और कहा, पता लगाओ कि वह छोटा लड़का कौन है और उस इवेंट में वह क्या कर रहा था। सर, मुझे अभी उस लड़के की रिपोर्ट मिली है और यह पता चला है कि बच्चा हमारे एक आदमी का बेटा है, जिसे एक मिस्टीरियस गैंग ने बेरहमी से मार दिया था, जो गैंग हमारे कंट्री में लीगल ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था, रजत ने कहा। रुद्र ने कहा, उसका नाम जोश है और उसे कुछ स्पेशल मैन के साथ जर्मनी से लाया गया था और अगले साल यूनिस में शामिल होने के लिए गहन कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। जोश ने मुंबई में एक लड़की से शादी की थी जो एक एक्ट्रेस थी और उसका 3 साल पहले एक बेटा हुआ था, रजत ने कहा। कुछ देर रुकते हुए रजत ने आगे कहा, जोश की वाइफ सेम को उस इवेंट में छोड़कर चली गई। बस मुझे लगता है कि वह जानती है कि मैडम और बाकी सब इवेंट पर आएंगे। वह अभी कहाँ है? रुद्र ने पूछा। उसने कुछ घंटे पहले सुसाइड कर लिया। उसके असिस्टेंट ने उसे उसके अपार्टमेंट में डेड पाया, रजत ने कहा। क्या वह जानती थी कि जोश हमारे लिए काम करता है, इसलिए वह चाहती थी कि हम
सेम को संभालें, रुद्र ने कहा। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी लगता है कि यही है सर। क्या तुम्हें उस मिस्टीरियस गैंग के बारे में कुछ पता चला? रुद्र ने पूछा। हमारे पास अभी भी कोई आइडिया नहीं है सर, लेकिन जो कोई भी है वह सिंघानिया फैमिली का अटेंशन पाना चाहता है, रजत ने कहा। अगर वह अटेंशन चाहता है तो हम उसे अटेंशन देंगे, रुद्र ने कहा। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओके सर। अगले दिन स्टीफन बिग न्यूज की वजह से अपनी नींद से जाग गया। उसने उसका माइंड एक्सप्लोरर कर दिया था। उसके मिस्टीरियस बेस पर अटैक किया गया था और उसके बाद सिंघानिया और पुलिस ने लूट ऐड करके एक्सप्लोड कर दिया था। स्टीफन को पता था कि वह भी अमेरिका में बैक प्लान को फिर से एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंगद और रेहान से कभी भी ऐसा उसे नहीं करने देंगे। इसलिए उसने उसे यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया, क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत आसान होगा। लेकिन वह अब सब समझ गया था कि उसने सिंघानिया को बहुत हल्के में ले लिया था। एक इमोशनलेस चेहरे के साथ सोफे पर बैठकर स्टीफन रिपोर्ट सुन रहा था। सब कुछ चला गया सर। अगर हम फिर से शुरू करना चाहते हैं तो हमें 0 से शुरू करना होगा, लीला ने कहा। स्टीफन ने एकदम गहरी सांस ली और पूछा, मेरी छोटी बहन कहाँ है? मैडम और उनके दोस्त मिलकर एक कैफे खोल रहे हैं, इसलिए मैडम बिजी हैं, क्योंकि आज कैफे की ओपनिंग है, लीला ने कहा। स्टीफन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज उसके नए कैफे में जाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं, ग्लोरी रेजेंसी। श्रेया हंसी और बोली, कबीर स्टॉप दैट इज टिलिक्स। उसके पेट को सहलाते हुए कबीर ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, प्लीज कबीर मुझे जाना है, श्रेया ने कहा। कबीर ने आह भरी और उसे जाने दिया। जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरते हुए श्रेया ने कहा, कीर्ति और टीना मुझे लेने आएंगे और फिर हम सब कुछ अरेंज करने के लिए सीधे कैसे जाएंगे? मुझे किस टाइम पर आना है? कबीर ने पूछा। शाम को लगभग 6 बजे, और रॉकी को अपने साथ लाना मत भूलना, श्रेया निवास रूम की तरफ जाते हुए कहा। सिंघानिया पैलेस? तो उसके पेरेंट्स मर चुके हैं? समर्थ ने सेम को घूरते हुए पूछा, जो अचित के साथ खेल रहा था। और रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, और उसका कोई नहीं है। जोश एक अनाथ था और उसकी वाइफ की भी मॉम डैड कई साल पहले मर गए थे, इसलिए उनका कोई नहीं है। समर्थ ने गहरी सांस ली और कहा, वह इतना छोटा और फिर भी उसे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक हमें उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती तब तक उसे यहीं अपने पास रखना, रुद्र ने कहा। लेकिन समर्थ बिना कुछ कहे समीर को घूरता रहा। समीर एक नीली आंखों वाला बहुत ही क्यूट लड़का था। वह लगभग अचित के उम्र का ही था और उसका स्किन बहुत ज्यादा गोरी थी। वह बहुत ही शांत लड़का था। तभी एक मेड की हेल्प से आराध्या वहां पर आ गई और उसे देखकर दोनों लड़के उसकी ओर दौड़कर आ गए। उसके पैरों को पकड़ लिया। यह देखकर आराध्या हंसने लगी और बोली, अरे तुम दोनों मिस्टर हैंडसम क्या कर रहे हो? अचित ने हंसते हुए पूछा। बड़ी माँ, क्या हम डैडी और बड़े पापा से भी हैंडसम है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम उनसे 100 गुना ज्यादा हैंडसम हो। मैं भी, समीर ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम भी। अच्छे सेम एक तरफ हटो, अपनी बड़ी माँ को बैठने दो, रुद्र अपनी वाइफ की तरफ जाते हुए बोला। यह सुनकर अचित और समीर एक तरफ हट गए और वहां से चले गए। रुद्र ने आराध्या का हाथ पकड़ते हुए पूछा, तो नीचे क्यों आई? मैं गार्डन में वर्क करना चाहती थी, आराध्या ने कहा। अपने हाथों को उसके हाथों पर लपेटते हुए रुद्र ने कहा, ओके चलो, हमें ओपनिंग के लिए भी जाना है, आराध्या ने कहा। आराध्या, रुद्र ने कुछ कहना चाहा। अगर हम नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, आराध्या ने कहा। ट्रिनिटी कैफे? हाँ, वहीं बस लगा दो, कीर्ति डेकोरेट से कहा। उनके कैफे ओपनिंग के लिए ही था, श्रेया ने आह भरी और कहा, या इतना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा टफ है। तीनों ने एक गहरी सांस ली और बोली, आई नो राइट। घड़ी पर नजर डालते हुए श्रेया ने कहा, 6 बजने वाले हैं, हमें जल्दी सब कुछ फिनिश करना होगा। तभी कुणाल और अंगद कैफे में आ गए। वह सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, अंगद ने कहा। सीरियसली तुम लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुणाल ने कहा। उसकी टाई ठीक करते हुए कीर्ति ने कहा, आपकी छोटी सी तारीफ के लिए मैं थैंक यू मिस्टर कपूर, आई एम ग्लैड मिस मल्होत्रा, कुणाल ने कहा। लेकिन दूसरी ओर अंगद के दाहिने गाल पर कट कर देखकर टीना की भौहें तन गई। या कैसे हुआ? टीना ने उसकी ओर दौड़ते हुए पूछा। हाँ, अंगद ने हैरानी से कहा। कट हो? हल्के से छूते हुए टीना ने कहा, या
अरे या कुछ भी नहीं है, मुझे यह भी नहीं पता। इससे पहले वह अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, टीना उसे खींचकर कैफे से बाहर ले गई। कैफे के बाहर यहीं पर रहो, टीना ने सड़क के उस पार फार्मेसी की ओर अपना रुख करते हुए कहा। एक एंटीसेप्टिक और कॉटन खरीदने के बाद टीना वापस आई और कॉटन को अंगद के हाथों में थमाते हुए कहा, तुम इतने लापरवाह क्यों हो और तुम्हें कैसे नहीं पता कि तुम्हें चोट लगी है। इतना कहकर उसने कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसमें एंटीसेप्टिक लगाया। कट पर फूंक मारते हुए टीना ने धीरे से एंटीसेप्टिक लगाया और पूछा, क्या दर्द हो रहा है। अंगद के होठों के किनारे मुड़ गए और उसने धीरे से सिर हिलाया। यही तुम्हारे लिए सही है, टीना ने कहा। उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटते हुए अंगद ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम अपने इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम लकी हो कि हम अभी यहाँ पर हैं। उसकी बाहों को सहलाते हुए टीना ने हंसते हुए कहा, स्टॉप अंगद स्टॉप। लेकिन तुम तब मुझे स्टॉप नहीं कहती जब हम अपना चेहरा उसके सीने से लगाते हुए टीना ने उसे चिकोटी काटते हुए कहा, शट अप। अंगद ने उसके चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रह पाऊंगा। लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे, टीना ने कहा। तो अंगद ने आह भरते हुए कहा, हाँ लेकिन यह इम्पोर्टेंट है और इस मीटिंग में कुणाल या फिर मुझे शामिल होना ही पड़ेगा। लेकिन कुणाल पहले से ही थका हुआ, इसीलिए मुझे जाना होगा। काफी देर चुप रहने के बाद टीना ने कहा, ऑल राइट। उसके माथे पर किस करते हुए अंगद ने कहा, मैं सब कुछ जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करूंगा। उसके होठों पर एक हल्के से किस करते हुए टीना ने कहा, ओके आई एम वेटिंग फॉर। उसके हाथों को छूते हुए अंगद ने भौं चढ़ाई और पूछा, तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं। तुम्हारे हाथ पहले से ही इतने ठंडे हैं। इतना कहकर उसने अपना कोट उतार दिया और उस कोट को उसके कंधे पर लपेटते हुए उसने कहा, यह पहन कर रखो। टीना ने कोट को पास खींचते हुए कहा, ओके अब जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। फिर उसे फ्लाइंग किस देते हुए टीना फिर से कैफे के अंदर चली गई। जहां टीना और अंगद खड़े थे उनसे थोड़ी दूर पर एक ब्लैक कार खड़ी हुई थी और उसके अंदर बैठे आदमी के चेहरे पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डार्क एक्सप्रेशन थे। अपनी कार के अंदर बैठे स्टीफन बेक ने अपने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया और अंगद और टीना को एक दूसरे के इतने करीब खड़े देखकर उसे एक ही टाइम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और अपसेट फील हो रहा था। उसने टीना को देखे कितने साल हो गए थे। आखिरी बार स्टीफन ने रात में देखा था जब टीना ने बैडमिंटन को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। एक गहरी सांस लेते हुए स्टीफन उस पास्ट के बारे में सोचने लगा जहां टीना उसकी केयर और टेंशन करती थी। पास्ट जब चार्ल्स बेक स्टीफन को घर लाया था तब वह 11 साल का था, जबकि लियोनोर और टीना 3 साल की थी। पेंशन के अंदर आने के बाद स्टीफन की नज़र सबसे पहले एक छोटी लड़की पर पड़ी जो बहुत ही क्यूट और स्वीट थी, जो अचानक उसके पापा की ओर दौड़ी और उनके पैरों को गले लगा लिया। चार्ल्स बेक आमतौर पर अपनी इकलौती प्यारी बेटी के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। टीना यह बहुत तुम्हारा बड़ा भाई स्टीफन है, चार्ल्स बेक ने कहा। अपनी बड़ी गोल आंखों को धमकाते हुए टीना ने पूछा, बिल्कुल बड़े भाई लियो की तरह है। हाँ बिल्कुल उसकी तरह है, चार्ल्स बेक ने कहा। नन्ही टीना खिलखिलाकर बोली, बड़े भाई प्लीज हग मी। इतना कहकर उसने उसकी तरफ अपने दोनों हाथों को बढ़ा दिया। उसे अपनी बाहों में लेते हुए स्टीफन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। प्रेजेंट कांग्रेचुलेशन टू यू ऑल, आराध्या ने कहा। यह कैफे सच में बहुत खूबसूरत है, अंबिका ने कहा। थैंक यू सो मच, और हमें बहुत खुशी हुई कि आप अभी सभी यहाँ आए। मुझे आप सभी के लिए कॉफी लाने दीजिए, टीना ने काउंटर की ओर जाने से पहले कहा। सबके लिए कॉफी बनाओ, टीना ने एक वर्कर से कहा। कुछ देर बाद वेटर कॉफी लेकर आया तो टीना ने 2 कप पकड़े और कहा, तुम जाओ और मैं यहाँ लाती हूँ। वेटर के जाने के बाद टीना उसका पीछा करने ही वाली थी कि एक आदमी ने कहा, क्या मुझे भी एक कप मिल सकता है। हाँ जरूर, क्यों। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े आदमी पर पड़ी तो टीना के हाथ से कॉफी का कप अपने आप गिर गया। यह देख कर क्या जल्दी में थी, टीना की ओर दौड़ी और पूछा, क्या तुम ठीक हो। नीचे बैठने से पहले टीना ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। वह सिर्फ इतना कहकर वह नीचे झुकी उन टुकड़ों को उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने एक टूटे हुए टुकड़े को छुआ वह दर्द से सिहर उठी।
जब वह टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया। यह देखकर स्टीफन जल्दी से नीचे झुका और उसकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह उसके बालों को छू पाता, एक प्योर हैंड ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया और उसे झटक दिया। 20 मिनट पहले काफी देर तक सोचते रहने के बाद अंगद ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा, अभी के लिए मीटिंग कैंसिल कर दो और किसी और टाइम पर शेड्यूल कर दो, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। यू टर्न लो, अंगद ने कहा। काफी देर तक सोचने के बाद अंगद ने मीटिंग कैंसिल करके अपने लवर के साथ आज शाम को रहने का डिसीजन किया। कार से उतरकर जब वहां अंदर आया तो टीना की बेल एक्सप्रेशन को देखकर भौहें चढ़ गई, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने देखा कि उसकी उंगली से खून बह रहा है। तभी उसने देखा कि एक आदमी टीना का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और जब उसने देखा कि वह आदमी कौन है तो जल्दी से उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे झटक दिया। टीना को अपनी ओर खींचते हुए अंगद ने अपना रुमाल निकाला और उसके कट को क्लीन करने लगा। दूसरी ओर टीना ने उसका इमोशनल लेस चेहरा देखा तो वह समझ गई कि अंगद बहुत ज्यादा गुस्सा है। टीना ने उसकी शर्ट पकड़कर कहा, प्लीज यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करना। तुम्हें किसने कहा कि झुककर यह सब साफ करने के लिए? अंगद ने पूछा। टीना ने अपना सिर नीचे किया और कहा, आई एम सॉरी। अंगद कुछ कहने वाला था, स्टीफन बेक ने उसे यह कहते हुए बीच में रोक दिया। नाइस टू मीट यू मिस्टर ओबराय, मैं काफी टाइम से आपसे मीटिंग के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं नहीं कर रहा था, अंगद ने कहा। स्टीफन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अपने गर्लफ्रेंड के बड़े भाई से बात करने का यह तरीका नहीं है। उसकी बात सुनकर अंगद ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि बड़े भाई होने का मतलब क्या होता है? भाई एक बहुत बड़ा शब्द होता है और तुम्हारे जैसे इंसान। अंगद, यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो, अंगद के कंधे को थपथपाते हुए कुणाल ने कहा। कुणाल को देखकर स्टीफन ने अपनी बाहों तब उठाई। उसने अपनी बाहों को एक लड़की के बाहों में लपेटा हुआ था। टीना के कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को देखकर कीर्ति ने कहा, तुम इधर आओ टीना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। टीना ने अपना सिर हिलाया और कीर्ति की ओर श्रेया के साथ चली गई। उनके जाने के बाद कुणाल ने कहा, मिस्टर बैग प्लीज यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत कीजिए, अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए और निकल जाइए। इतना कहकर कुणाल ने अंगद को अपने साथ खींचकर चला गया। टीना एक बैग है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वह है, सार्थक ने कहा। मुझे मिस्टर सिंघानिया से यहाँ टकराने की उम्मीद नहीं थी, स्टीफन ने कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे आदमी जब तुम्हारे मिस्टीरियस बेस पर जाएंगे तो वहां आपसे जरूर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सुनते ही स्टीफन जम गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना स्ट्रेस फॉरवर्ड होगा। क्या तुमने सोचा था कि मैं नहीं जानता था कि यह तुम हो? तुम्हें कम से कम मेरे एरिया पर अटैक करने से पहले मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेना चाहिए था, रुद्र ने कहा। थोड़ी देर रुककर रुद्र ने कहा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन फिर एक चीज है जो मैं तुमसे और तुम्हारे पापा से चाहता हूँ। स्टीफन ने भौचक्का होकर पूछा, क्या? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जब टाइम आएगा तो तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। इतना कहकर वह अपनी वाइफ की तरफ चला गया। रुद्र के जाने के बाद अपनी कॉफी का एक घूंट लेते हुए स्टीफन बेक ने कैफे के चारों ओर टीना को ढूंढने लगा। कैफे के बाहर शांत हो जाओ अंगद, कुणाल ने कहा। सड़क पर आगे पीछे घूमते हुए अंगद चिल्लाया। उसने टीना के सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे की? अंगद प्लीज, तुम्हें पहले शांत होने की जरूरत है, कुणाल ने कहा। कुणाल, तुम्हें पता है ना उसने क्या किया? और अंगद ने फिर कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन हम अभी लापरवाही से काम नहीं कर सकते, यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग हैं। यह सब छोड़कर आज कीर्ति, श्रेया और टीना के लिए एक बड़ा दिन है, कुणाल ने कहा। अंगद के कंधों को थपथपाते हुए कुणाल ने आगे कहा, हम उसके साथ बाद में निपट लेंगे, ठीक है? अंगद ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। कैफे के अंदर, अब तुम ठीक हो? कीर्ति ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, टीना ने कहा। टीना को हैंड टॉवल देते हुए श्रेया ने पूछा, क्या वह तुम्हारा भाई था? लेकिन जब टीना ने कुछ नहीं कहा तो श्रेया ने उसके कंधे को सहलाया और कहा, चलो बाहर चलते हैं। कई साल पहले स्टीफन बेक के बैडमिंटन में आने के बाद छोटी टीना के अलावा कोई भी उससे बात नहीं करता था, यहाँ तक कि 9 साल का लियो भी स्टीफन के साथ
अपनी बातचीत को कुछ ही शब्दों तक सीमित रखता था। टीना उसके साथ खेलती थी, उसके साथ पेंटिंग बनाती थी और अक्सर उसकी बाहों में या उसके कमरे में जो जाया करती थी। शुरू में स्टीफन अपनी छोटी बहन की तरह उसकी देखभाल और प्यार करता था, लेकिन बाद में उसकी फीलिंग और प्यार उसके लिए धीरे धीरे बदलने लगा। टीना को अपनी आंखों के सामने बढ़ता देख स्टीफन के दिल में उसके लिए रोमांटिक फीलिंग क्रिएट होने लगी। स्टीफन को यह पता है कि यह सही नहीं है। वह दोनों भले ही पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी सौतेले भाई बहन थे। दूसरी ओर जब लियो ने स्टीफन के अजीब बिहेवियर को नोटिस करना शुरू किया, जब वह 10 साल की थी, टीना के आसपास था, उसने अपनी मॉम और डैड को उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे दूसरे शहर भेजने के लिए। शुरू में टीना आना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब लियो ने उसे फुसलाया और समझाया कि यह उसके भले के लिए है, तो टीना अपनी मर्जी के बिना भी सहमत हो गई। हालांकि टीना स्टीफन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन वह स्टीफन के कंपैरिजन में लियो के ज्यादा करीब थी। टीना अपने भाइयों की हर बात मानती थी। टीना के जाने के बाद स्टीफन ने सोचा कि उसकी सौतेली बहन के लिए उसकी फीलिंग उसके दूर जाने के बाद दूर हो जाएगी, लेकिन वह गलत था। कुछ सालों बाद चार्ल्स बेक ने स्टीफन को अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए दूसरे शहर भेजने का डिसीजन लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन 24 साल का स्टीफन और 16 साल की टीना फिर मिले। स्टीफन यह देखकर हैरान रह गया। टीना कितनी मैच्योर हो गई थी। उसकी महिला फीचर उसे और भी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना रहे थे। भाई स्टीफन, टीना उसकी ओर दौड़ते हुए चिल्लाई और उसे कसकर गले लगा लिया। दूसरी ओर उसके साथ सॉफ्ट स्किन को फील करते ही स्टीफन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी महक में सांस लेते हुए उसने एक गहरी सांस ली और उसके चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दूसरी ओर स्टीफन के एक्सप्रेशन को देखकर लियो भौचक्का रह गया। टीना, ऊपर जाओ, मॉम तुम्हें बुला रही हैं, लियो ने बहुत गहरी आवाज में कहा। सुनकर स्टीफन की बाहों से बाहर निकलते हुए टीना ऊपर की ओर दौड़ी। टीना के जाने के बाद लियो ने कहा, मुझे आशा है कि तुम कभी नहीं भूलोगी कि टीना हमारी छोटी बहन है। बिल्कुल, स्टीफन ने अपने रूम की तरफ जाने से पहले कहा। इस इंसिडेंट के बाद लियो ने टीना से यह भी कहा कि उसे स्टीफन के आसपास ज्यादा नहीं रहना चाहिए और उसके साथ कम से कम एक दूरी बनाकर रखना चाहिए। बिना किसी रिएक्शन के लियो से उसके कहे अनुसार करने का प्रयास किया। उसी दिन से टीना स्टीफन से दूर रहने लगी। टीना के कोल्ड और लोग साइड की वजह से स्टीफन के अब नॉर्मल फीलिंग और भी ज्यादा इम्प्रेसिव होने लगी। वह तरह तरह की औरतों के साथ सोता था और उनके अंदर टीना को एहसास करता था। अपने फीलिंग को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वह हर चीज का एडवांटेज लेने लगा। उसने कभी ऐसा मौका नहीं गंवाया जिसमें वह उसे छू सके। सबसे पहले उसने उसके हाथ, फिर उसके कंधे और उसके और भी बॉडी पार्ट को छूता था। टीना को भी यह अजीब लगा, लेकिन उसने यह सोचकर अपनी फीलिंग को इग्नोर कर दिया कि स्टीफन भी उसके भाई लियो की तरह ही उसका बड़ा भाई था। स्टीफन अब तक खुद को कुछ करने से रोक कर रखा था, लेकिन अचानक एक दिन जब वह मेंशन के अंदर आया तो उसने देखा टीना सोफे पर बैठी एक मैगजीन पढ़ रही थी। मॉम और डैड कहाँ? स्टीफन ने पूछा। मॉम अपनी फ्रेंड के साथ हैं और आज वापस नहीं आएंगी। डैड शहर से बाहर गए हैं। भाई लियो अपने फ्रेंड के साथ बाहर गया है, टीना ने कहा। तो क्या यहाँ पर सिर्फ हम हैं? स्टीफन ने पूछा। टीना ने अपना सिर हिलाया और कहा, किचन के अंदर मेड खाना बना रही है। उसके पास बैठकर स्टीफन ने करीब आकर पूछा, तुम क्या पढ़ रही हो? अपने सॉफ्ट स्किन पर उसकी गर्म सांसों को महसूस करते ही टीना जम गई। टीना ने सोफे से उठकर कहा, मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ भाग गई। टीना के रूम के अंदर टिश्यू पेपर लेकर टीना उस हिस्से को पोंछने में बिजी थी जहां उसने स्टीफन की गर्म सांसों को महसूस किया था। वह बहुत डिस्कास्टिंग और चिढ़ा भी महसूस कर रही थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसकी कमर पकड़कर बालों पर पिन किया और टीना चिल्लाई, कोई शोर मत करो, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा, स्टीफन ने कहा। टीना झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाई, भाई स्टीफन, आपको हुआ क्या है? मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। उसके चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए स्टीफन ने उसे उठा लिया और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। जल्दी से उसे नीचे गिराते हुए स्टीफन ने उसकी पूरी बॉडी को टच कर लिया।
प्लीज स्टॉप। टीना ने उसे लात मारते हुए और उसकी पीठ पर मारते हुए चिल्लाई, लेकिन स्टीफन उसे छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। जैसे ही स्टीफन अपने हाथों को उसकी पतली टी शर्ट के अंदर ले जाने लगा, किसी ने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे दीवार की तरफ फेंक दिया। जब दीवार उसकी पीठ से टकराई तो स्टीफन दर्द से कराह उठा। उसका कॉलर पकड़कर लियो ने उसे उठाया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। दूसरी ओर खुद को कंबल से लपेटकर टीना फूट फूट कर रोने लगी। जब लियो मॉम ने उसे बताया कि टीना अकेली है तो उसे बेचैनी होने लगी। इसीलिए यह पता चलने के बाद लियो घर वापस चला आया और जब वापस आकर उसने पार्किंग लॉट में स्टीफन की कार को देखा तो लियो के चेहरे पर अंधेरा छा गया। मेंशन के अंदर आने के बाद लियो ने सबसे पहले टीना की तलाश की, लेकिन जब वह टीना के रूम के अंदर आया तो सामने का नजारा देखकर उसे अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। स्टीफन को बस वह जान से मार देना चाहता था। बिना कुछ सोचे समझे वह लगातार स्टीफन को मारे जा रहा था। अगर मैं जाकर उसे नहीं रोकती तो वह शायद उसे मार ही डालता। फिर वर्कर्स ने जल्दी से स्टीफन को हॉस्पिटल भेजा और अपने बॉस को कॉल किया। भाई लियो, टीना उसके भाई के गले लगते हुए रोते हुए बोली, शांत हो जाओ, मैं अब यहाँ हूँ, मैं उसे फिर कभी तुमको नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा, लियो ने कहा। टीना को सुलाने के बाद लियो को उसके पापा ने अपने स्टडी रूम में बुलाया। जैसे ही लियो अपने डैड के स्टडी रूम के अंदर आया, चार्ल्स बेक ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई को मारने की। वह लकी है वह बच गया, वरना मैंने आज उसे मारने की ठान ली थी। लियो ने कहा, तुम अभी जाओ और उससे माफी मांगो, चार्ल्स ने कहा। उसने टीना का रेप करने की कोशिश की, क्या आप अब भी चाहते हैं कि मैं उससे माफी मांगूं? उन्होंने पूछा। झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि मैं भाई लियो झूठ नहीं बोल रहे हैं। डैड, भाई स्टीफन, वह सच में, टीना ने सिसकियों के बीच कहा। उसे काटते हुए चार्ल्स बेक चिल्लाया, चुप रहो, तुम इस तरह से कुछ कैसे झूठ बोल सकती हो? डैडी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, टीना रहने दो। हमारे सामने जो आदमी खड़ा है वह स्टीफन का डैड है, हमारा नहीं। टीना के साथ चलने से पहले लियो ने कहा। टीना के कमरे के अंदर, भाई लियो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, टीना ने कहा। टीना के सिर को थपथपाते हुए लियो ने कहा, टीना सामान पैक करो, और बिना किसी को बताए उसे ले गया। अगले ही दिन लियो भी मेंशन से चला गया। लियो ने टीना को तब तक अपने पास रखा जब तक उसने अपना स्कूल खत्म नहीं कर लिया। उसे कॉलेज भेजने के बाद लियो ने अपना हक वापस लेने के लिए वापस कंपनी में ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। प्रेजेंट फ्लेक्सी कंपाउंड, क्या तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो? टीना ने पूछा। मूर्ख, मैं तुम पर गुस्सा क्यों हूँगा? यह तुम्हारी गलती नहीं है, अंगद ने कहा। अंगद टीना से तब मिला जब वह हाई स्कूल में थे। अंगद ने अपनी फीलिंग टीना के लिए कन्फेस की थी, लेकिन टीना ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, यह कहकर कि वह अभी इन सब के लिए रेडी नहीं है। लेकिन बाद में जब वह फिर से टीना से मिला तो उसने फिर से टीना के लिए अपनी फीलिंग कंज्यूम की, और इस बार टीना ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। काफी टाइम तक डेटिंग करने के बाद टीना ने अंगद को अपने अतीत के बारे में और बैडमिंटन में क्या हुआ था सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर अंगद बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और डिसपॉइंटेड था। फिर वह स्टीफन बेक को मारना चाहता था और उसके पास ऐसा करने की पावर थी, लेकिन टीना ने उसे रोक दिया और उसे कुछ भी नहीं करने के लिए कहा। टीना ने उसको चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह यहाँ पर आया है? डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वैसे भी तुम्हारा दूसरे स्टूपिड भाई भी तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है, अंगद ने कहा। हाँ मुझे पता है, टीना ने धीरे से आंखें बंद करने से पहले कहा। बाद में उस रात एक छोटी सी न्यूज ने पूरे सिंघानिया पैलेस में खलबली मचा दी। आशुतोष जी जब मुझे साइड पर इंस्पेक्शन करने जा रहे थे तभी एक तेज रफ्तार कार से उनके कार की टक्कर हो गई, और यह न्यूज सुनकर सभी बहुत परेशान हो गए। सिंघानिया पैलेस, मॉम डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रुद्र ने फोन पर रो रही अपनी माँ को दिलासा देने की कोशिश की। थोड़ी देर रुक कर रुद्र ने आगे कहा, मैं आपके वहां पर आ रहा हूँ, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। आराध्या ने अपने कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, पापा ठीक हैं? रुद्र ने कहा, वे उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, मुझे कल सुबह जर्मनी के लिए फ्लाइट लेनी है। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ आपको जाना चाहिए। आराध्या, रुद्र ने कहा, डोंट वरी अबाउट मी, आई विल बी
ओके, आराध्या ने कहा। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जाकर सब कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गया। बाहर वह कैसा है, दादाजी ने पूछा। हम अभी तक नहीं जानते, रुद्र ने कहा। तुम्हारी दादी माँ के भाई हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में हैं। हमें कल सुबह उनके हेम टाउन जाना है, दादाजी ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आशुतोष जी की सिचुएशन के बारे में मुझे अपडेट करते रहना। दादाजी ने अपने रूम की तरफ जाते हुए कहा। दादाजी के जाने के बाद रुद्र ने रजत को कॉल किया और कहा, प्लेन रेडी करो, हमें आज जर्मनी जाना है और यह भी पता लगाना है कि एक्चुअली मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। मुझे कल प्लेन में चढ़ने से पहले पूरी रिपोर्ट चाहिए। हाँ सर। और कुछ, रजत ने पूछा। अभी के लिए बस इतना ही, रुद्र ने फोन काटने से पहले कहा। तभी एक मेड वहां पर आई और बोली, यंग मास्टर मिस्टर मित्तल अपनी वाइफ के साथ आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और कहा, उसे वेट करने के लिए कहो। रुद्र ने अपने रूम की तरफ जाते हुए कहा। रुद्र के रूम के अंदर जब रुद्र रूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या उसका सामान पैक कर रही है। तुम्हें आराम करना चाहिए, रुद्र ने कहा। इट्स फाइन, बैग की जिप बंद करते हुए आराध्या ने कहा। तो रुद्र ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, सार्थक और अन्ना यहाँ पर आए हैं इतनी रात को, लेकिन क्यों, आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं, आराध्या ने कहा। नीचे जब सार्थक ने रुद्र को देखा तो उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मॉम आज ही एक्सीडेंट हुआ है और मुझे अभी वहां के लिए अप्लाई करना है, लेकिन अब देखो क्या हो गया। यह सुनकर रुद्र ने पूछा, क्या आंटी ठीक है? सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी तक पता नहीं, आज डैड का भी एक्सीडेंट हो गया और मैं कल सुबह जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। रुद्र ने कहा, अंकल का भी एक्सीडेंट हो गया? सार्थक ने पूछा। कुछ देर तक सार्थक को घूरते हुए रुद्र ने धीरे से अपना सिर हिलाया। एक ही टाइम में उन दोनों का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? क्या यह कोई इंसिडेंट है या फिर कोई उनका ध्यान भटकाने और उन्हें यहाँ से दूर भेजने की कोशिश कर रहा है? मुझे जल्द ही निकलना है और मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों के लिए जाऊंगा, इसलिए मैं अन्ना को आराध्या के साथ सिंघानिया मेंशन में छोड़ना चाहता हूँ, सार्थक ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ यह सबसे अच्छा होगा। अपने सूट के बटन लगाते हुए सार्थक ने कहा, मुझे अभी निकलना होगा। फिर वह अंबिका के पास गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना, मैं वापस आकर तुम्हें घर ले जाऊंगा। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी, तुम जाओ और मॉम का ध्यान रखो। सार्थक ने सिर हिलाया और चला गया। सार्थक के बाहर चले जाने के बाद रुद्र ने कहा, आराध्या तुम जाकर अन्ना को सामान निकालने में मदद क्यों नहीं करती? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और अंबिका के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रुद्र ने अपना फोन निकाला और सिद्धार्थ को कॉल किया। मैं कल सुबह जर्मनी के लिए निकल रहा हूँ और सार्थक पहले ही निकल चुका है। अंबिका अभी सिंघानिया मेंशन में है, हालांकि समर्थ और गार्ड यहाँ है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी देखभाल करो और देखो कि कुछ भी गलत ना हो, रुद्र ने कहा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं कल सुबह वैशाली के साथ सिंघानिया मेंशन जाऊंगा, फिर मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे पर छोड़ रहा हूँ। और रुद्र ने कॉल काटने से पहले कहा। सुबह रुद्र जल्दी से रेडी हो गया और फिर कहा, वैशाली और सिद्धार्थ भी आ रहे हैं तो तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन करने की जरूरत नहीं है और अकेले बाहर मत जाना। अगर तुम्हें कहीं भी जाना हो तो सिद्धार्थ या फिर समर्थ को अपने साथ ले जाना। क्या तुम चाहती हो कि मैं कुणाल को भी यहाँ पर बुलाऊं? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप जाकर पापा को सही सलामत घर वापस लेकर आओ। रुद्र ने उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। आराध्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। तभी समर्थ रूम के अंदर आया और कहा, मुझे अभी अमेरिका के लिए अप्लाई करना है। हमारे एक आर्टिस्ट और एक अमेरिकन डायरेक्टर जिन्हें हमने अपॉइंट किया था, वह दोनों घायल हो गए हैं और अब वह सब हमें केयरफुल ना रहने के लिए ब्लेम कर रहे हैं। वहां का इंचार्ज सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। रुद्र ने कुछ देर सोचा और पूछा, ओके, अंशिका यहाँ पर ही रह रही है ना? समर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, अंशिका आज अपने शो के लिए जा रही है, लेकिन बच्चे यहीं पर रहेंगे। क्या दादाजी और दादी पहले से चले गए? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं बिल्कुल अरेंज करता हूँ, रुद्र ने कहा। रुद्र के वहां से चले जाने के बाद कबीर और रॉकी सिंघानिया पैलेस पर आ गए।
कबीर, तुम्हें अभी जाकर श्रेया के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आराध्या ने कहा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं आराध्या दी, मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आराध्या ने कहा, आओ साथ में कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। जब वह सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी सिद्धार्थ और वैशाली मेंशन के अंदर आ गए, लेकिन जब आराध्या की नजर सिद्धार्थ के हाथ के बैग पर पड़ी तो उसने पूछा, सिद्धार्थ कहीं जा रहे हो? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मॉम डैड का अचानक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मुझे जाकर सब कुछ चेक करना है। मैंने रुद्र को भी कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। वह अभी प्लेन में है। क्या कोई सीरियस मैटर है? आराध्या ने पूछा। मुझे कुछ पता नहीं है, मैं वहां पर जाकर तुम सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। हम यहाँ सभी चीजों का ध्यान रखेंगे बॉस, रॉकी ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और चला गया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।